आइए आज हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के बारे में स्टडी करते हैं। यानी किसी भी आवेशित वलय द्वारा उसके अक्ष पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, हम इसके लिए व्यंजक की स्थापना करेंगे और उसे विभिन्न स्थितियों में उसका विश्लेषण भी करेंगे। चलिए, इसका विश्लेषण शुरू करने से पहले हम मान लेते हैं एक वलय है, एक रिंग है जिसकी रेडियस स्मॉल ए है और इस वलय को यानी रिंग को यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है। सपोज दैट ये आपका वलय है, इसकी रेडियस स्मॉल ए, इसको चार्ज दिया जाएगा तो चार्ज ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सपोज दैट इस पर क्यू चार्ज डोनेट किया गया, क्यू चार्ज डोनेट किया गया तो वो पूरे रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक, और ये जो इसकी ज्यामितीय अक्ष है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस, इसी एक्सिस पर मान लीजिए कोई पॉइंट है P जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एक्सिस पर रिंग के सेंटर से जो पॉइंट P लिया गया है एक्सिस पर, वो मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पर है। ठीक है, देखिए पॉइंट P पर वलय के प्रत्येक हिस्से पर उपस्थित आवेश द्वारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाएगा। यानी each portion of charged ring will generate individual electric field at point P, and the resultant field at point P will be the sum of these individual electric field generated by individual portions of the charged ring। जो वलय पर मान लेते हैं कि एक छोटा सा एक चार्ज इंटीग्रल एलिमेंट, चार्ज एलिमेंट है, और ये जो चार्ज एलिमेंट है यानी ये हिस्सा हमने जो लिया, इस पर डेल्टा क्यू चार्ज है। तो डेल्टा क्यू चार्ज है तो यहाँ इस डेल्टा क्यू चार्ज द्वारा पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की जाएगी, वो डेल्टा E क्या है, मान लेते हैं कि डेल्टा E है। पॉइंट P के सापेक्ष ये जो डेल्टा Q वाला पोर्शन है उसकी जो कोणीय स्थिति है, एंगुलर पोजीशन, वो मान लेते हैं थीटा है और डिस्टेंस स्मॉल r है, डिस्टेंस स्मॉल r। तो यहां पर देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ उसकी भी डायरेक्शन थीटा होगी। इस थीटा एंगल पर, एक्सिस से थीटा एंगल पर डेल्टा E के एक्टिवेट होने के कारण ये डेल्टा E क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसके दो कंपोनेंट एक्टिवेट होंगे। एक कंपोनेंट इधर एक्टिवेट होगा राइट साइड अलोंग एक्सिस, वो होगा डेल्टा E cos थीटा, और दूसरा इस डायरेक्शन में एक्टिवेट होगा डेल्टा E sin थीटा। चूंकि वलय पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, इसलिए जिस तरह का डेल्टा क्यू चार्ज पॉइंट P पर डेल्टा E वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैसे ठीक इसके अपोजिट सिमेट्रिक पॉइंट पर, सममित बिंदु पर जो आवेश होगा डेल्टा क्यू वैल्यू का, वह भी इसी तरीके से यहां पर
इस पर जो पोर्शन होगा डेल्टा क्यू चार्ज जो यहाँ होगा वो भी इसी जैसे डेल्टा ई पहले ऊपर वाले चार्ज के द्वारा फील्ड जनरेट हो रही है, वैसे ही फील्ड यहाँ भी जनरेट होगी दूसरी साइड से भी। ये भी डेल्टा ई होगा, क्यों? चार्ज की वैल्यू सेम है और डिस्टेंस सेम है। इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, डेल्टा ई कॉस थीटा इसी साइड में मिल जाएगा और डेल्टा ई साइन थीटा ऊपर साइड में। इस तरह से अगर आप देखिए तो जो इस रिंग पर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग पर सिमेट्रिक पॉइंट पर जो चार्जेस हैं उनके द्वारा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर जनरेट की जाती है उसका साइन थीटा कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अमाउंट में सेम होता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक, यानी इसका कोई वजूद नहीं होता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो पॉइंट P पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा ई कॉस थीटा कंपोनेंट्स के कारण होती है। इस तरह से बिंदु पॉइंट P पर एट पॉइंट P टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम उसको E मान लें तो वो E होगा सिग्मा ऑफ डेल्टा ई कॉस थीटा। पहले चार्ज कंपोनेंट के कारण जो फील्ड जनरेट हो रही है डेल्टा ई कॉस थीटा, दूसरे के कारण भी डेल्टा ई कॉस थीटा, तीसरे के कारण भी डेल्टा ई कॉस थीटा, इस तरह की फील्ड जनरेट होगी। तो सभी का योगफल हम निकालेंगे तो पॉइंट P पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मिल जाएगी। जब देखिए डेल्टा ई किसके द्वारा जनरेट हो रहा है? डेल्टा क्यू चार्ज के कारण। इसलिए जब हम डेल्टा ई का फार्मूला रख देंगे 441/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू यहाँ पर लिखा जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और क्या होगा जरा फिगर से देखिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ये देखो ये समकोण त्रिभुज जैसा बन रहा है ना, आधार x लंब a कर्ण r। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? x बटे कर्ण कितना है? r। x अपान r। यहां पर ये भी रख दीजिए cos थीटा की वैल्यू, तो x अपान r हो गया। ठीक, अच्छा जो चीजें कांस्टेंट है इस एलिमेंट को अगर हम शिफ्ट करें इस रिंग पर तो जो चीजें कांस्टेंट रहेंगी उसको कांस्टेंट मानकर बाहर कर लें। कांस्टेंट क्या रहेगी? r कांस्टेंट होगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 k कांस्टेंट होगा, x भी कांस्टेंट होगा। इन सबको अगर हम बाहर निकाल लें तो क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू x अपान आर क्यूब इंटू, अब डेल्टा की क्या होगा? डेल्टा ई अंदर रहेगा, डेल्टा क्यू सिग्मा के अंदर रहेगा। सिग्मा ऑफ डेल्टा क्यू का मतलब हो गया कि रिंग पर जितने भी ऐसे चार्ज एलिमेंट पॉसिबल हैं उन सब का टोटल क्या होगा? उन सब का टोटल वही होगा जो चार्ज डोनेट किया गया है। तो अगर रिंग पर क्यू चार्ज डोनेट किया गया है, प्रेजेंट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा ऑफ डेल्टा क्यू की जगह पर क्यू हो जाएगा। इस तरह से ये फार्मूला जो जनरेट हो जाता है वो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू एक्स। ये क्यू हो गया, इतना पोर्शन क्यू हो गया, x अपान आर क्यूब। ये जनरल फार्मूला होगा।
देखिए यहाँ पर आर की वैल्यू क्या हो सकती है, यहां से निकालें तो आर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 4 टू द पावर हाफ, यानी एक्स आर बराबर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट को हमने हाफ पावर से रिप्लेस कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जब हम आर की वैल्यू यहां पर रख देंगे तो आर की वैल्यू रखने के बाद क्या मिलेगा, ये टोटल जो हमारा फार्मूला है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू एक्स अपान यहाँ आर क्यू, आर की जगह लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 1/2 और फिर पूरे का क्यूब लगाएंगे, ऐसे करेंगे क्यूब, तो 3 पावर जो है ये हाफ पावर से जब मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 यानी 3/2। ये जब इंपेरिकल फार्मूला हो गया जो डिफरेंट केसेस पर लागू हो जाएगा। अब स्पेशल केसेस क्या है, स्पेशल केसेस क्या हो सकते हैं जरा देखो। पहला स्पेशल केस हो सकता है यदि फर्स्ट इफ x इज इक्वल टू 0, x 0 होगा, x 0 होगा तो क्या होगा, P पॉइंट यहां पर होगा O पर, यानी हो गया पॉइंट P लाइज ऑन O। ऐसी स्थिति में क्या होगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां देखो x की वैल्यू जैसे ही हम 0 रखेंगे तो ये टोटल पूरा का पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। ठीक, यानी सेंटर पर किसी भी यूनिफॉर्मली, अगर ये है यूनिफॉर्म एक रिंग है, इसके अंदर पूछा जाए कि यहाँ पर ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है और पूछा जाए कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 0। किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होती है। ये केस फर्स्ट की एनालिसिस से पता चलता है। अच्छा, अब केस सेकेंड देखते हैं। अगर ये जो x डिस्टेंस है ये a की तुलना में बहुत ज्यादा हो, यानी इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, x अगर a की तुलना में बहुत बड़ा होगा तो भैया एक्स स्क्वायर तो और बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर की तुलना में। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम a को x के सापेक्ष नगण्य मान सकते हैं, निगोशिएट कर सकते हैं। और जब हम नगण्य मान लेंगे तो क्या होगा, यहां पर देखो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू एक्स, लेकिन यहां पर हो जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर होल 3/2। अब जब ये यहाँ 0 हो गया, 0 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, एक्स स्क्वायर 3/2 हो गया, ब्रैकेट को खोल देंगे, पावर अंदर आके मल्टीप्लाई होगी, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें मिलेगा क्या, x की पावर 3। अब ये ऊपर वाला x और यहां से जब कैंसिल होगा तो एक पावर कम हो जाएगी,
तो इस तरह से हमें अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक फार्मूला मिलेगा कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्यू अपान एक्स स्क्वायर। फार्मूला क्या है? पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होती है उसके लिए फार्मूला होता है। इट मीन्स if distance is much longer than radius of ring, then the whole ring behaves just like point charge। यानी अगर वलय के अक्ष पर जो हमने बिंदु लिया है वो वलय के केंद्र से बहुत अधिक दूरी पर है और वलय की जो त्रिज्या है वो बिंदु की दूरी के सापेक्ष नगण्य है या बहुत छोटी है, तो रिंग 2 डायमेंशनल बॉडी होते हुए भी वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। इसलिए पॉइंट चार्ज की जो भी थ्योरी है वो सारी की सारी उस पर एडॉप्ट की जाएगी, लागू होगी। केस थर्ड, देखो थर्ड केस क्या है? एक्सिस पर क्या हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है उसमें रिंग के सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस इन्वॉल्व है। डिस्टेंस बढ़ेगी ई घटेगा, डिस्टेंस घटेगी तो ई बढ़ेगा। तो क्या डिस्टेंस घटते 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 अगर हम सेंटर की ओर आ जाए तो डिस्टेंस को घटाते घटाते सेंटर की ओर आ जाए तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगेगी? नहीं। अभी आपने केस फर्स्ट में देखा कि अगर x को हमने 0 कर दिया यानी पॉइंट P को नजदीक लाते लाते सेंटर पर ले आ दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। अगर x को हम इन्फिनिटी पर ले जाके कर दें, पॉइंट P को इन्फिनिटी कर दे तब भी 0 हो जाएगी। ये क्या ये कहता है कि पॉइंट P अगर इन्फिनिटी से वलय के सेंटर की ओर आएगा तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते किसी एक पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाएगी और मैक्सिमम होने के बाद फिर वो घटने लगेगी और घट करके वलय के सेंटर पर आते आते पॉइंट 0 हो जाएगी। मीन्स रिंग के एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, उसके राइट साइड भी मिनिमम हो कम होगी और लेफ्ट साइड भी कम होगी। ठीक है, तो पॉइंट कहां पर होगा? इसके लिए यानी थर्ड केस में फॉर ई टू बी मैक्सिमम ऑन एक्सिस, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अधिकतम होने के लिए शर्त होती है कि इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 की शर्त पूरी हो जाएगी जिस x के लिए वो x उस बिंदु की दूरी को प्रदर्शित करेगा जहां पर वैद्युत क्षेत्र वलय के कारण अधिकतम होगा। चलिए पता करते हैं, P की वैल्यू यही रख देते हैं, पुट अप कर देते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा? d बाई डी एक्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू एक्स अपान के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। इसको थोड़ा जनरलाइज करते हैं। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां देखिए पहले तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, जो डिस्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं है टर्म वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों बाहर हो गया? 4 पाई एप्सिलॉन 0 के बाहर कर दिया, कांस्टेंट है क्योंकि ये x पर डिपेंडेंट नहीं है। अब d बाई डी एक्स होगा किसका? ये दो टर्म है जो x पर डिपेंडेंट है। एक टर्म है x और दूसरा टर्म है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2।
इसको हमने नीचे से ऊपर पहुंचा दिया, तो पावर जो प्लस में थी वो माइनस में हो गई। ठीक, अब दो पदों का डिफरेंशिएशन अवकलन क्या होता है? पहला पद गुणे दूसरे पद का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा पद गुणे पहले पद का डिफरेंशिएशन, यही होता है। ठीक है, इसको लागू करते हैं। अच्छा हाँ, ये क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ये होना चाहिए जीरो। ये जो कांस्टेंट वाली टर्म है ये जीरो नहीं है हो सकते, इसका मतलब ये वाला पद जीरो हो सकता है। तो यहां से आपको मिलेगा डी बाई हाँ डी एक्स ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं भाई। चलो पहले हम पहला पद ले लिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2, तो दूसरे पद का डी बाई डी एक्स, डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस पहला पद हमने ले लिया और फिर दूसरे पद का डिफरेंशिएशन करेंगे। दूसरा पद ये है, क्या हो जाएगा? माइनस 3/2 हमने ले लिया पावर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक घट जाएगा पावर -1 होगा तो 2 1 कम 2, ये -5/2 हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन पूरे पद का हो गया। अब डिफरेंशिएशन ए स्क्वायर का होगा, 0 हो गया, कांस्टेंट है इसलिए, प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 2x, ये टर्म आ गया, इसे बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, इसको जरा ओपन करें, थोड़ा और सरल कर लें। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2, इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, देखो -5/2 अगर हम इसको देखें, इसकी पावर कितनी है? 1। इन दोनों को जोड़े तो यही मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2। हमने क्या किया? इसको इसमें एक पावर बढ़ाई, दो पावर कम कर दी, तो +1 और -1 कर दिया। तो -1 करने से 2 - 1 -2 हो गया, -3 से जुड़ करके -5/2 हो गया, और ये +1 बच गया। ठीक, ये 1 हो गया, प्लस यहां देखिए प्लस नहीं, यहाँ -3, तो माइनस, इस माइनस का इस प्लस से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो गया, -3 एक्स, एक एक्स यहाँ पर है, एक एक्स यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर, ये इंटू 2 है, ये अपान 2 है, कैंसिल हो गया, गुणे में है, ये बटे में है, कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। और क्या मिला यहाँ पर? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -5/2 बराबर 0। देखिए दोनों जगह अब आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -5/2। हमने इसको कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -5/2 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बच गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ देखो, ये तो 0 नहीं हो सकता कभी भी ना, ये वाला पद 0 नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कांस्टेंट है। इसका मतलब इसका जो दूसरा पद है ये 0 हो सकता है। ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो -3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो -2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपान √2। x इज इक्वल टू a अपान √2, प्लस माइनस, प्लस राइट साइड और माइनस लेफ्ट साइड।
ये बता रहा है कि अगर ये रिंग है, देखिए ये रिंग है और ये एक्सिस है, तो x बराबर a/2 इधर पॉइंट ये, और x बराबर -a/√2 इधर पॉइंट। ये दो पॉइंट ऐसे होंगे यहां जहां E मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। इधर जाएंगे तब भी E घटेगा, इधर आएंगे तब भी E घटेगा, इस साइड जाएंगे तब भी E घटेगा, और इस पॉइंट के लेफ्ट साइड आएंगे तब भी घटेगा। वही यहां पर भी लागू होगा, राइट साइड आने पर भी E का मान घटेगा, लेफ्ट साइड जाने पर भी E का मान घटेगा। ठीक है, तो ये एक्सिस पर मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट होता है। ठीक, आज के लिए इतना ही। इसको आप बार बार देखें, रिवाइज करें, इससे आपको आसानी से ये बात कंठस्थ हो जाए। अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की।